हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। हम चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कर रहे थे, जिसका आज ये पार्ट 5 है। इससे पहले हमने पार्ट 4 और जितने भी पिछले पार्ट्स हैं हमने सब कवर कर लिया है। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पॉज करो इस वीडियो को और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जल्दी से जाके उन पार्ट्स को देखो। आज हम पार्ट 5 में साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट करने वाले हैं। टोटल 5 टेक्निक्स है, 4 हम इस पार्ट में कवर करेंगे एंड जो रिमेनिंग 1 टेक्निक है उसको हम पार्ट 6 में कवर करेंगे। और पार्ट 6 में छोटा सा एक डिफरेंस बिटवीन हम कर लेंगे हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स के साथ और टेलर के प्रिंसिपल्स के साथ। तो बिना किसी देरी के आओ बच्चों, इस पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं जो कि टेलर ने दिए थे। ठीक है बच्चों, तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप इसके अंदर टेलर बताते हैं कि एक वर्कर को कमांड करने वाले 8 लोग होने चाहिए, 8 बॉसेस होने चाहिए। ठीक है, एक वर्कर को काम देने के लिए, उसकी प्लानिंग के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए कितने बॉस होने चाहिए? 8 बॉस। इसको आप ऐसे एग्जांपल से समझो, जैसे आप अभी स्टूडेंट हो, क्लास 12 कॉमर्स में पढ़ते हो, तो आपको पढ़ाने के लिए इंग्लिश का टीचर अलग है, अकाउंट्स का अलग है, इकोनॉमिक्स का अलग है और बीएसटी का अलग है, और जो आपने ऑप्शनल ले रखे हैं उसका टीचर अलग है। सब एक ही तो टीचर नहीं है, एक ही टीचर आपको सब कुछ नहीं पढ़ा सकता। तो वही प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो होता है। टेलर यहाँ पे बोलना चाहता है कि वर्कर को एक ही बंदा या एक ही सुपरवाइज़र उसको सुपरवाइज नहीं कर सकता, उसमें हमको 8 डिफरेंट बॉसेस चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो टेक्निक है ये अगेंस्ट है किसके? यूनिटी ऑफ कमांड के। यूनिटी ऑफ कमांड के ये अगेंस्ट है, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड जो कि फेयोल ने जो हमको प्रिंसिपल दिया था उसमें बोला था कि एक वर्कर का एक ही बॉस होना चाहिए। अगर 2 बॉस होंगे तो कन्फ्यूजन होगा, दिक्कत होगा, प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगी। लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट में टेलर बोल रहा है कि फंक्शनल फोरमैनशिप में 8 बॉसेस होने चाहिए जो एक वर्कर को सुपरवाइज करें। और उसने बोला कि प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग कर दो और एग्जीक्यूशन या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग कर दो। उसने बोला प्लानिंग कुछ लोग करेंगे, एग्जीक्यूशन कुछ लोग करेंगे। जैसे कि उसने प्लानिंग के अंदर क्या बोला? रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन। एंड एग्जीक्यूशन में उसने बोला स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। अब एक एक करके हम जान लेते हैं कि इनके मतलब क्या होते हैं। इनके मतलब आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके केस स्टडीज़ में पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई सी भी केस स्टडी दे देगा और बोल देगा स्पीड बॉस क्या है, क्या होता है बताओ, गैंग बॉस क्या होता है बताओ। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एक बार समझ लेते हैं। रूट क्लर्क का मतलब होता है कि जो वर्कर का रूट डिसाइड करता है कि पहले मशीन 1 से मशीन 2 पे जाएगा, मशीन 2 से मशीन 4 पे जाएगा, फिर उसके बाद 5 पे आएगा, फिर 3rd पे आएगा। तो रूट क्या होगा वर्कर का किसी भी एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन यूनिट में। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क यानी कि एक ऐसा बॉस जो वर्कर के लिए इंस्ट्रक्शन को तैयार करेगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को तैयार करेगा कि कैसे, कौन सी मशीन पे कैसे काम करना है, क्या इंस्ट्रक्शन है, काम करने से पहले आपको क्या अपने मन में होना चाहिए ना। सब चीज़ जो इंस्ट्रक्शन के रिलेशन में आती है वो सब कौन डिसाइड करेगा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। 3rd है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, यानी कि ऐसा बॉस जो स्टैंडर्ड टाइम डिफाइन करेगा एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट डिफाइन करेगा कि इस काम को करने में, एक मान लीजिए जैसे कि एक वर्कर है और एक वर्कर मान लीजिए कप्स बनाएगा। और कप को बनाने में, एक कप को बनाने में 10 मिनट लगते हैं और कॉस्ट आती है 100 रुपये। तो ये स्टैंडर्ड टाइम डिफाइन करने वाला एक बॉस होगा जो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंडर आएगा। और 4th होता है डिसिप्लिनरी, यानी कि ओवरऑल डिसिप्लिन को चेक करेगा। ठीक है, प्रोडक्शन एंड एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट में देख लो, सबसे पहला है स्पीड बॉस जो कि इंश्योर करेगा कि काम टाइम से हो रहा है। गैंग बॉस यानी कि जो भी मशीन्स, टूल्स है ना, जो भी सारी चीज़ें हैं उसको असेंबल करने का काम करेगा।
असेंबल करने का काम करेगा। रिपेयर बॉस यानी कि वो बॉस जो हर एक इक्विपमेंट को मेंटेन करेगा, हर एक इक्विपमेंट को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। देखो गैंग बॉस क्या करेगा, असेंबल करेगा यानी कि लेकर आएगा, लेकिन जो रिपेयर बॉस है वो क्या करेगा, मेंटेन करेगा। क्या करेगा, वो मेंटेन करेगा। ठीक है बच्चों। फोर्थ है इंस्पेक्टर, यानी कि ये क्वालिटी को मेंटेन करके रखेगा, क्वालिटी को चेक करता रहेगा। ठीक है, मैं होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आया एक बार वीडियो को रिवाइंड करो, पीछे लेकर जाओ, वापस देखो। ठीक है, स्पीड बॉस का मतलब टाइम से काम पूरा करवाएगा, गैंग बॉस का मतलब सारे मटेरियल्स को, टूल्स को असेंबल करेगा, रिपेयर बॉस का मतलब मेंटेन करेगा सब टूल्स को, इंस्पेक्टर का मतलब क्वालिटी मेंटेन करेगा। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो टेलर बोलता है कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और लोग ढंग से, है ना, चेक्स होगा हर काम पे, जो भी वर्कर काम कर रहा है उसका प्रॉपर चेक होगा, प्रॉपर वो काम कर पाएगा। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड जो टेक्निक है वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। नाम से ही हमको पता चल जाता है, स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ प्रोसेस, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सिंपल प्रोसेस। यानी कि अगर मान लो कोई भी आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कोई भी आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग में सिंपल प्रोसेस को अपनाओ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मत रखो। ठीक है, और जैसे मान लो आपके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, ए बी सी डी जेड तक प्रोडक्ट है मान लो आपके पास, तो इतने सारे प्रोडक्ट्स को ना रख के सिंप्लीफाई कर लो प्रोडक्ट्स को। ठीक है, एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट ले आओ। ठीक है, और उनको बनाने का जो तरीका है वो सिंप्लीफाई कर लो। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का ये भी मतलब होता है कि जो भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आप यूज़ करने वाले हो, जो भी मेथड्स आप अपनाने वाले हो, उनको स्टैंडर्डाइज कर दो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एक खाना बना, जैसे आप मान लीजिए एक बर्गर की फैक्ट्री आपकी, तो अब आप बंस जो यूज़ लोगे, वो जो मटेरियल आप यूज़ करोगे बंस को मेक करने में, उस मटेरियल को स्टैंडर्डाइज कर दो। जो प्रोसेस आप अपनाओगे उन बंस को प्रिपेयर करने के लिए, उसको स्टैंडर्डाइज कर दो। ठीक है, और सारे काम को सिंप्लीफाई कर दो, है ना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क को मत लेकर आओ। अननेसेसरी वेराइटीज़, है ना, अननेसेसरी वेराइटीज़ को क्या कर दो, हटा दो। ज़्यादा वैरायटी मत लो, लिमिटेड रेंज रख लो, लेकिन अच्छी रेंज रख लो। हम जानते हैं, हम में से हर कोई एक ऐसी शॉप में ज़रूर गया है जहाँ पे प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे होंगे, जहाँ पे फूड शॉप में हम सब लोग गए हैं, है ना, ऐसी दुकान पे या ठेले पर या स्टॉल पे हम गए हैं जहाँ पे प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे होंगे, लेकिन उसमें से एक ही प्रोडक्ट होगा जो हमको पसंद आएगा। ठीक है, दो ही प्रोडक्ट होंगे जो हमको पसंद आएंगे और बाकी हमने ट्राई कर लिए हैं लेकिन हमको पसंद नहीं आए। इसका मतलब क्या है कि वो जो फूड कंपनी है वो अननेसेसरी प्रोडक्ट्स को लेकर रखी है। अननेसेसरी प्रोडक्ट्स का इन्वॉल्वमेंट अच्छा नहीं है, ये आपकी एक्सपेंस को बढ़ाता है। तो ये टेक्निक ये बोलती है कि ज़्यादा आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ना रखकर सिंप्लीफाई या फिर सिंपल प्रोडक्ट्स रख लो। जो ज़रूरत के प्रोडक्ट्स हैं उनको रख लो, लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स रख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। उससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट अच्छी होगी, कॉस्ट कम होगी और एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, कॉस्ट आपकी कम होगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। इतने सारे प्रोडक्ट्स को मैनेज करने में कितना टाइम लग जाएगा, आप ये भी तो सोचो। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए बर्गर का आप एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, आप मैकडी का एग्जांपल ले लो, कभी भी जाओ एक ही तरह के बर्गर्स आपको खाने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्रोसेस में स्टैंडर्डाइजेशन डाल रखा है और सिंप्लीफिकेशन डाल रखा है। 2 या 3 मिनट में बर्गर बन जाता है, 2 या 3 मिनट में बर्गर बन जाता है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज काम है उनका और सिंप्लीफाई कर रखा है वर्क को। ठीक है, स्टैंडर्ड टूल्स, वर्क एंड मटीरियल, इट एलिमिनेट्स अननेसेसरी वेराइटीज़। देखो मैंने यहाँ पे पहले से ही ये चीज़ लिख दी थी। ठीक है बच्चों, थर्ड टेक्निक है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी यानी कि हम प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे लेकिन कॉस्ट को कम कर देंगे। यानी कि हमको काम कैसे करना है उसकी स्टडी करना। कोई काम हमको मिला है तो उसको काम को करना कैसे है, वर्क को कैसे करना है, उसकी स्टडी वर्क स्टडी कहलाती है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन को तो इंक्रीज़ करते हैं लेकिन कॉस्ट को हम कम करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखो 4 सब पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है मेथड स्टडी, है ना, इसमें 4 सब पॉइंट्स है। सबसे पहला है मेथड स्टडी, यानी इस स्टडी के अंदर हम फाइंड करते हैं वन बेस्ट मेथड
टू डू द जॉब। यानी एक काम करने का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे अच्छा तरीका जिसमें हम फोकस करते हैं कि है ना टूल्स क्या क्या यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन क्या है, वर्क प्लेस लेआउट क्या है, ठीक है ना। यानी मान लो कि अगर एक प्रोडक्ट को आप पैक कर रहे हो, ठीक है, एक प्रोडक्ट को आप पैक कर रहे हो, मान लो एक प्रोडक्ट को आप पैक कर रहे हो, तो मेथड स्टडी में आप ये डिसाइड करोगे कि इस प्रोडक्ट को पैक करने में क्या मैं हैंड से पैक करूं, हाथ से पैक करूं या मशीन से पैक करूं, हाथ से पैक करूं या मशीन से पैक करूं। यानी कि काम करने के एक सही तरीके को हम ढूंढ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मेथड स्टडी। अब आप एक प्रोडक्ट को पैक कर रहे हो तो उसमें स्टैंडर्ड टाइम कितना लगेगा, स्टैंडर्ड टाइम कितना लगेगा वो भी तो बताओ। यानी एक काम को करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना लगेगा वो डिसाइड करना होता है टाइम स्टडी। यानी एक वर्कर को किसी प्रोडक्ट को पैक करने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम स्टैंडर्ड लग रहा है। हम ऐसे ही स्टैंडर्ड टाइम डिफाइन नहीं कर लेते, लेकिन हम बहुत सारे वर्कर्स को वो काम करता हुआ देखते हैं। जैसे कि मानो देखो, यहाँ देखो, मान लो वर्कर ए, वर्कर बी एंड वर्कर सी एंड वर्कर डी है। ये कर लेता है 10 मिनट में, ये करता है 9 मिनट में, और ये करता है मान लो 15 मिनट्स में। तो हम क्या कर लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, एक एवरेज निकाल लेंगे, इनको प्लस करके एवरेज निकाल देंगे, और जो भी अमाउंट आएगा उसको हम, जो भी टाइम का ड्यूरेशन आएगा ना, उसको हम क्या कर लेंगे, एक एवरेज टाइम या स्टैंडर्ड टाइम हम उसको सेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों। थर्ड है मोशन स्टडी। इसमें हम क्या करते हैं कि एक बंदा, एक वर्कर जब वो एक प्रोडक्ट को पैक कर रहा है, एक वर्कर जब वो प्रोडक्ट को पैक कर रहा है, कितनी बार तो वो स्टेपलर लेने जा रहा है, कितनी बार तो प्रोडक्ट को लेने जा रहा है, कितनी बार वो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को लेने जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसका जो मूवमेंट होगा, उसके जो मोशंस होंगे ना, वर्कर के काम करते समय कुछ ना कुछ तो मोशन करेगा, तो उस मोशन की हम स्टडी करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो भी अनप्रोडक्टिव मोशंस होते हैं ना, अनप्रोडक्टिव मोशंस, उसको हम क्या कर दें, कट कर दें। यानी कि मानो जैसे एक वर्कर यहाँ पे है, उसकी टेबल यहाँ पे है, अब वो काम कर रहा है, आराम से खुद की पैकेजिंग कर रहा है इस टेबल पे। अब जो टूल्स है वो यहाँ पे रखे हुए होने चाहिए, लेकिन टूल्स कहाँ पे रखे हुए हैं, टूल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, स्टेपलर यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। जो कवर जिससे वो प्रोडक्ट को पैक करेगा, जो पॉलीथीन है वो पॉलीथीन यहाँ रखी हुई है, जो वर्कर उसको हेल्प करेगा वो वर्कर की टेबल यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या होगा, पहले जो ये वर्कर है, पहले ये जाएगा, ये सामान लेगा, फिर जाएगा इस वर्कर के पास, फिर जाएगा पॉलीथीन लेने, फिर जाएगा इस वर्कर के पास, फिर यहाँ पे आएगा। तो सोचो कितना मूवमेंट है जो अनप्रोडक्टिव है। अब जब इतने अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हो रहे हैं, इतने अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो वो क्या प्रॉपर टाइम में खुद का काम कर पाएगा, क्या प्रॉपर टाइम में वो काम नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन सारे मूवमेंट्स को देखते हैं और इनको कट कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, इक्विपमेंट्स यहाँ लगा देंगे, एक वर्कर को यहाँ लगा देंगे, ठीक है, जिससे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स कैंसिल हो जाए और प्रोडक्टिव मूवमेंट्स जो हैं उसको हम अप्रेस करते हैं, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों। फोर्थ है फटीग स्टडी। फोर्थ है फटीग स्टडी, यानी कि इसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि एक पर्सन, एक वर्कर कितने समय तक काम कर सकता है विदाउट किसी ब्रेक लिए। यानी बिना ब्रेक के एक व्यक्ति कितनी देर तक काम कर सकता है, उसको हम बोलते हैं फटीग स्टडी, है ना। जैसे मान लो पैकेजिंग करने में एक वर्कर है जो 10 बॉक्स को पैक करने के बाद थक जाता है, उसको रेस्ट चाहिए होता है, ठीक है। या फिर 20 पैकेट पैक करने के बाद वो थक जाता है, उसको रेस्ट चाहिए। अगर उसको रेस्ट नहीं मिलेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, धीरे धीरे डिक्लाइन होना चालू हो जाएगी। और अगर प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगी तो क्या होगा, एफिशिएंसी उसकी कम होगी और हो सकता है वो अपने टारगेट्स को मीट ना कर पाए, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम हर एक वर्कर को प्रॉपर टाइम दे, रेस्ट इंटरवल्स दे, ठीक है ना। इससे क्या होगा, गलतियाँ कम होगी। अगर थका हुआ होगा, नींद में होगा, जैसे मान लो अगर आप नींद में गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी ठोकोगे ही ना, ठीक है। एरर्स कम, अगर आपको प्रॉपर रेस्ट मिलता तो वो एक्सीडेंट नहीं होता, ठीक है ना, आप गाड़ी नहीं ठोकते, ठीक है। तो एरर्स रिड्यूस होंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी और जो
एम्प्लॉय है ना, जो काम कर रहा है, उसका मोराल बढ़ेगा, ठीक है ना, उसको अच्छा लगेगा काम करने के लिए, ठीक है। देखो फोर्थ है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब जैसे मानो मैंने डिसाइड किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मान लो ए वर्कर है और बी वर्कर है। मैंने बोला कि आपको स्टैंडर्ड आपको 50 बॉक्सेस दिन में बनाने ही बनाने हैं, 50 बॉक्सेस आपको दिन में बनाने, ये आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड है, यानी कि आपको ये करना ही करना है, ठीक है। लेकिन जो ए है वो 100 प्रोडक्ट्स बना लेता है और जो बी है वो 50 ही बनाता है। तो इस टेक्निक के द्वारा टेलर हमको बोलना चाहता है कि जो व्यक्ति एक्स्ट्रा बना रहा है ना, स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा बना रहा है, उसको आप ज़्यादा पे करो, और जो जितना बना रहा है ना उसको एक इक्वल पे करो। जैसे अगर मानो दोनों की सैलरी 50,000 है मान लीजिए, तो अगर ए ने जिस दिन अगर ए ज़्यादा आउटपुट बना रहा है ना, तो उसकी सैलरी 50,000 नहीं होगी, उसकी सैलरी ज़्यादा होगी, उसकी सैलरी मान लो 60,000 होगी। यानी कि डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, यानी क्योंकि उनके आउटपुट में डिफरेंस आ रहा है और उस डिफरेंस की वजह से ही अब जो हम उनको सैलरी देंगे, है ना, या फिर हम जो उनको वेज देंगे, उसमें डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है बच्चों, उसमें डिफरेंस आना चाहिए। और इसको क्या बोला गया है, इसको बेस्ट मोटिवेटर कहा गया है, क्योंकि हम बोल रहे हैं जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। तो हर एक वर्कर चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, ठीक है बच्चों। इससे क्या होगा, मोटिवेशन बढ़ेगा, काम जल्दी से पूरा होगा और सब कुछ अच्छी तरीके से होगा, उनका मोराल बूस्ट होगा और एक हेल्दी कंपटीशन बना रहेगा। अब बी भी सोचेगा कि नहीं यार, ए ने इतना काम किया और इतने पैसे कमाए, ठीक है, अब मैं भी ज़्यादा काम करूँगा, मैं भी ज़्यादा पैसे कमाऊँगा। तो फ़ायदा किसका हो रहा है, फ़ायदा तो ऑर्गेनाइजेशन का ही हो रहा है ना, हर मेथड में फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन का हो रहा है, ठीक है बच्चों। आज अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, ये थोड़ी वीडियो लंबी हो गई क्योंकि ये पूरा मुझे समझाने में आपको टाइम लगा, ठीक है, और इसको समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो केस स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो बीएसटी में हम फिर क्या करेंगे अगर हम केस स्टडी नहीं कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। इस वीडियो को आप रिवाइंड करके देख लो, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर लो और कॉमेंट करके मुझे बताओ कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट करके बता सकते हो, आपके फीडबैक आप दे सकते हो, ठीक है बच्चों। MCQ सीरीज लाइव है, उसको आप जाके अटेंड करो। जो हम पढ़ रहे हैं उसकी MCQ सीरीज में डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, जल्दी से जाओ MCQs को पढ़ो। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो जिससे आपको समझ में आए। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को। मिलते हैं पार्ट 6 में। थैंक यू बच्चों।